जनवरी 2023 भारत के रिपब्लिक डे के बस 2 दिन पहले अमेरिकन हेज फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इंडिया के टॉप बिजनेस ग्रुप अडानी लिमिटेड पर कई सारे फ्रॉड्स करने के एलिगेशंस लगाए, जिसमें कुछ तो काफी ज्यादा सीरियस फ्रॉड्स भी थे, जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन, शेल एंटिटीज बनाना और अकाउंटिंग फ्रॉड्स करना। लेकिन एक सीधी बात बोलूं, अडानी को सेकंड पोजीशन से 30th पोजीशन पर लाने में यूएस गवर्नमेंट का डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि इलॉन मस्क जो बिलियनर की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है और हर कोई उन्हें हाई रिगार्ड में मानता है, उन पर भी स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर शेल एंटिटीज क्रिएट करना और अकाउंटिंग फ्रॉड्स करना, ये सब के सेम ही एलिगेशंस लगे हुए हैं, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनके ही फेडरल कोर्ट के द्वारा। पर उसके बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट ने और एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने इलॉन मस्क पर एक भी एक्शन नहीं लिया। ये क्यों? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे यूएस गवर्नमेंट इलॉन मस्क को उस पोजीशन पर मेंटेन करवाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद कर रही है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और साल 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी नाम की एक सोलर पैनल लीजिंग और सेलिंग वाली कंपनी को $3 बिलियन में एक्वायर किया था। पर इसमें फिशी बात यह थी ना कि इलॉन ने सोलर सिटी एक्विजिशन के खर्चे को टेस्ला के बैलेंस शीट में शो किया, जो कि एक सीरियस अकाउंटिंग फ्रॉड है। ये कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मेरे छोटे भाई का लोन मेरे नाम पर बताकर उसका क्रेडिट स्कोर यानी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई दिखा दी, और इसी वजह से इस इलीगल अकाउंटिंग नॉर्म को बेस बनाते हुए यूएस कोर्ट ने इलॉन को गिल्टी पाया। मगर इसके अलावा भी सोलर सिटी डील में कई मर्कियर चीजें भी सामने आई, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का डेट रेशियो ऑलरेडी 1100% पर था। इनफैक्ट 2012 से लेकर 2015 तक तो सोलर सिटी का डेट लगभग 12 गुना बढ़ चुका था और लगातार 5 सालों तक कंपनी लॉस मेकिंग थी। मतलब सोलर सिटी क्लियरली एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, फिर भी इलॉन मस्क ने उसे खरीद लिया। स्कैंडलस, राइट? और अगर इसी एग्जैक्ट चीज को अडानी ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो अडानी का डेट रेशियो 100% के अंदर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अडानी ग्रुप का कैश इन हैंड। इससे पता चलता है कि एक कंपनी कितनी कैश रिच और सस्टेनेबल है। तो अडानी के केस में कैश इन हैंड का परसेंट सोलर सिटी जैसी छोटी कंपनी तो छोड़ो, टेस्ला से भी 17 गुना ज्यादा है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी को इलॉन मस्क ने खरीदा क्यों? वेल, इसका एक सिंपल सा जवाब है लिंडन राइफ, जो कि सोलर सिटी के फाउंडर होने के साथ इलॉन का कजिन भी है। सो लिंडन की कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और इस कंपनी को सस्टेन करवाने के लिए इलॉन ने कई अलग फ्रॉडुलेंट मेथड से पैसे इन्फ्लक्स करवाए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि इलॉन ने बड़े ही स्मार्टली खेलते हुए इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स बताए, जिससे ऐसे लगते रहा कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छे खासे कंडीशन में। बट वेट, इन सारे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स को और अच्छे से डिकोड करके आपको समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये सारे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट सोलर सिटी को एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबली रनिंग कंपनी बताने के लिए किए जा रहे थे। सो टेस्ला ने कुछ पर्सनल एक्सपेंस के नाम पर इलॉन मस्क के भाई किम्बल मस्क को पैसे भेजे। फिर किम्बल ने वो पैसे वेलर फंड्स नाम के एक वीसी फर्म को ट्रांसफर कर दिए। अब वेलर ने वो पैसे फिर से टेस्ला में इन्वेस्ट किए, और फिर टेस्ला ने वापस से वो किसी दूसरी कंपनी जुर्विटसन फंड को भेजे। इसके बाद जुर्विटसन फंड ने जाकर सोलर सिटी में री इन्वेस्ट किया, और ये कैपिटल फंडिंग का साइकिल कंटिन्यू रखा ताकि कंपनी अकाउंट्स में इनवर्ड ट्रांजैक्शंस दिखते रहे। सो इट वाज अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी टू मेक इट लुक कि कंपनी में कुछ इनफ्लो हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ इलॉन मस्क पर लगने वाला सबसे बड़ा चार्ज ये था कि उसने वेंचर कैपिटल फर्म गोल्डमैन सैक के साथ मिलकर टेस्ला के शेयर्स के साथ पंप एंड डंप यानी स्टॉक मैनिपुलेशन की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की थी। मतलब उन्होंने ट्वीट्स करके पहले शेयर्स की वैल्यूएशन को बढ़ाई, फिर वापस ट्वीट करके उसे रिड्यूस की, जिससे इन्फ्लेटेड प्राइसेस वापस से गिर गए, और ऐसा करने की वजह से एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिस डिफरेंस से उन्होंने इलीगली प्रॉफिट कमाए। अब कुछ सिमिलर आरोप अडानी पर भी लगे थे कि वो केतन पारेख के साथ मिलकर अडानी ग्रुप के शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहा है, बट ये सिर्फ आरोप था। बट इलॉन मस्क के केस में ये प्रूवन चार्जेस है। लेकिन फिर भी आज अडानी को लोग बिना किसी फैक्चुअल नॉलेज और ठोस सबूत के बस बैश ही किए जा रहे हैं, जिसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने इन्फॉर्म नॉलेज और ओपिनियंस के बेसिस पर रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रोबो ऐप की, और इस ऐप पर आप सिंपल सवालों के जवाब देकर ढेर सारे इनाम जीत सकते हो। वेल, यहां पर सवाल भी काफी सिंपल है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट ओडीआई मैच कौन जीतेगा। इसका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है, और सही जवाब पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये एक ट्रस्टेड ऐप है जिसे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपने ओपिनियंस का सही इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं।
सो इसमें पैसे ऐड करना और अपने जीते हुए पैसे को विड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, वो भी गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड एटसेट्रा के थ्रू। सो नाउ व्हाटएवर योर इंटरेस्ट आर, लाइक क्रिकेट, फाइनेंस, यूट्यूब, यहां तक कि मूवीज भी, इस ऐप पर आप हर तरीके के सवाल का जवाब दे सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो प्रोबो ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने लिंक, और मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो 25 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। मामला बहुत ही गंभीर हो रहा है। अब क्रिप्टो करेंसीज का हाइप जब भी मार्केट में क्रिएट हुआ था, तब भी आपने इलॉन मस्क का ये बिहेवियर देखा होगा कि वो बार बार ट्वीट्स करके क्रिप्टो करेंसी से डोज कॉइन हो गया, ये सब कॉइन्स की वैल्यू को बढ़ाते थे, फिर बाद में उसकी वैल्यू क्रैश हो जाती थी। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट कौन कमा रहा है इससे? वेल, क्लियरली इलॉन मस्क की कंपनियां। बट एक बात बताऊं, टेस्ला की असलियत जानने के लिए आपको इतना भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप बस टेस्ला की 2009 से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही देख लो, तो आप खुद समझ जाओगे कि कंपनी 2009 से 2019 तक लॉस में ही रही है। मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो हिंडनबर्ग को तो टेस्ला पर सबसे पहले रिपोर्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन वो करता भी कैसे? क्योंकि ये कंपनी तो खुद ही यूएस गवर्नमेंट बैक्ड है। वेल, क्वाइट अ बोल्ड स्टेटमेंट, राइट? पर जरा रुको, अभी समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट उन फॉर्च्यून कंपनीज की लिस्ट बनाती है जो नॉन अमेरिकन है। इस लिस्ट को आगे एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को देकर उन नॉन यूएस एंटिटीज के लूपहोल्स को ढूंढकर उन पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। वो रिपोर्ट आगे जाकर हिंडनबर्ग और उस जैसे और भी शॉर्ट सेलर्स को ट्रांसफर की जाती है, ताकि वो टारगेटेड फॉरेन कंपनीज को डिस्ट्रॉय करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सके। और इसीलिए उस गवर्नमेंट रिपोर्ट को शॉर्ट सेलर्स ही मार्केट में रिलीज करते हैं। बट इसी दौरान एक दूसरा सिंडिकेट भी पिक्चर में आ जाता है, और वो है यूएस मीडिया। तो जैसे ही रिपोर्ट्स रिलीज होती है, कई मीडिया चैनल्स उस टारगेटेड फर्म को नेगेटिव कवरेज देने लगते हैं, बिकॉज मीडिया के बिना ये खबर दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचेगी। अब ये डबल साइडेड अटैक इतना पावरफुल होता है कि बस एक ही महीने में विक्टिम कंपनी की वैल्यूएशन 50% से तक गिर जाती है। और फिर रोल आता है यूएस सेंट्रल एजेंसीज का, जो टारगेट कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर सिवियर एक्शंस लेती है। इससे कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन और भी गिरती है, जिससे इवेंचुअली कंपनी की वैल्यूएशन भी डिक्लाइन हो जाती है। और आखिर में बड़े ही स्मार्टली कोई यूएस फॉर्च्यून कंपनी टारगेटेड नॉन यूएस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अब इस पूरे यूएस गेम का शिकार कई नॉन यूएस कंपनीज बन चुकी है इन द पास्ट एज वेल। और इंटरेस्टिंगली उनके साथ शॉर्ट सेलिंग भी हिंडनबर्ग ने ही किया था। इसका रीसेंट एग्जांपल एप्पल आईफोन का चिपसेट बनाने वाली ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन को ही ले लो। फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी कंपनी लॉर्ड्सटाउन मोटर्स ने टेस्ला के साइबर ट्रक को compete करने के लिए 2022 में अपना इलेक्ट्रिक ट्रक बनवाया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट, हिंडनबर्ग और पूरे सिंडिकेट ने सेम प्रोसीजर अपनाते हुए उसकी रेप्यूटेशन खराब करके कंपनी के वैल्यूएशन को एकदम नीचे गिरा दिया। बेचारी कंपनी का गर्दन दबाकर उसे सफोकेट करके फाइनेंशियली उसे क्रिपल कर दिया, ताकि उसमें कुछ आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ना आ सके। और फिर आखिर में क्या हुआ? लॉर्ड्सटाउन मोटर्स को जनरल मोटर्स ने टेक ओवर कर लिया। अब इसके अलावा भी इस सिंडिकेट ने कई नॉन यूएस कंपनीज को टारगेट किया है, जैसे चाइना की कैंडी टेक्नोलॉजीज, कैनेडियन कंपनी सिनेप्लेक्स और इंडियन यूनिकॉर्न ब्लूम एनर्जी को भी। करंट यूएस गवर्नमेंट ने नॉन अमेरिकन कंपनीज के अलावा कुछ यूएस फॉर्च्यून कंपनीज को भी टारगेट किया। सो रिसेंटली हिंडनबर्ग ने निकोला नाम की एक इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी को भी ऐसे ही रिपोर्ट बेस्ड शॉर्ट सेलिंग करके टारगेट किया था, और उसमें ऐसा क्लेम किया कि निकोला अपने ट्रक्स को फेक परफॉर्मेंस दिखाकर बेच रहा है। सभी न्यूज मीडिया ने हिंडनबर्ग और यूएस गवर्नमेंट की बात को मान लिया, बट किसी ने भी निकोला कंपनी के फाउंडर की साइड नहीं सुनी, जो शुरू से ये कह रहा था कि उसका ट्रक असल में ओपन मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो ये लोगों के साथ फ्रॉड कैसे हुआ? पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज तो मीडिया में फैल गई थी, और आखिर में निकोला को भी दूसरे अमेरिकन कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया। अब फ्रेंड्स, ये देखकर आपके दिमाग में यही सवाल आएगा कि यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा अपने ही देश की कंपनी के साथ क्यों किया होगा, और हर केस में आखिरी टेक ओवर करने वाली जनरल मोटर्स कंपनी ही क्यों होती है? तो वेल, इसका जवाब है यूएस की रिपब्लिकन पार्टी। देखो, ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे, और निकोला इस पार्टी को फंड किया करता था। लेकिन क्योंकि अब यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ गई है, वो पार्टी अपने बड़े डोनर्स यानी टेस्ला और जनरल मोटर्स को ओपनली सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए हर शॉर्ट सेलिंग में किसी ऐसे कंपनी को टारगेट किया जाता है जो टेस्ला का कंपेटिटर हो, और उस कंपनी को आखिर में जनरल मोटर्स के लिए टेक ओवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए अगर अडानी ग्रुप की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, साल 2022 खत्म होते होते गौतम अडानी बिलियनर लिस्ट पर सेकंड पोजीशन पर आ गए थे, और अगर वो उसी पेस से चलते रहते तो डेफिनेटली उनका पहले नंबर पर आना तय था। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यही बात यूएस नहीं चाहता था।
और इसीलिए इस सिंडिकेट ने एक इंडियन लॉयर करम दौलत सिंह की फर्म प्लैटिनम पार्टनर्स की मदद से अडानी ग्रुप पर रिसर्च करवाया और हिंडनबर्ग के थ्रू रिपोर्ट को रिलीज करवाया। लेकिन सबसे कॉमेडी बात तो यह है कि प्लैटिनम पार्टनर्स पर खुद $1 बिलियन का स्कैम एलिगेशन है और यहां पर इस केस में फंसा तो सिर्फ अडानी ग्रुप, जिसको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद हैवी नेगेटिव मीडिया कवरेज मिला, जिस पर फोरफ्रंट पर थी वेस्टर्न मीडिया। अब जरा वेस्टर्न मीडिया के इन आर्टिकल्स को देखो, इसमें हिंडनबर्ग को एक्टिविस्ट बताया जा रहा है जबकि वो रिपोर्ट्स रिलीज करके प्रॉफिट कमाता है, और वहीं पर वेस्टर्न मीडिया ने अडानी को तो टारगेट किया ही, लेकिन इसमें उन न्यूज आउटलेट्स ने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पीएम सभी को टारगेट किया एक साथ। जैसे कि अमेरिका जैसे हैवी कैपिटलिस्टिक देश में तो ये सब होता ही नहीं है, इलॉन मस्क तो ये सब कर ही नहीं रहे थे। अब इससे ना सिर्फ अडानी की बल्कि पूरे इंडिया की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन हैम्पर हो गई, क्योंकि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में सेकंड नंबर पर अगर कोई इंसान आता है तो इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों के लोगों की आंखें उस पर होती है। अब अगर देखें ना फ्रेंड्स, तो इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है। हमें समझना होगा कि कौन सा मीडिया आउटलेट सही न्यूज दे रहा है और कौन सा फेक न्यूज दे रहा है, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया में फेक न्यूज और रूमर्स 214% से बढ़ चुके, और इसीलिए हमें इंडिया की इकोनॉमी के ड्राइवर्स के बारे में कुछ बोलने से पहले बातों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अडानी ग्रुप को ही देखे तो वो इंडिया में 30,000 प्लस जॉब प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बस सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से उसका $70 बिलियन का लॉस हो गया। तो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए ये एक मेजर लॉस है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इंडिया में डेवलपमेंट आएगा कैसे, जब रोजगार क्रिएट होगा, राइट। और अगर आप पर्सनली मेरी राय पूछो तो इन रीसेंट टाइम्स में ना कई वेस्टर्न कंट्रीज इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को स्लो करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी है, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चला रही है वगैरह वगैरह। अब रिसेंटली आपने सुना होगा एक यूएस सिटीजन जॉर्ज सोरोस ने इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए इंडिया में पंप किए। अब इस पूरे केस को मैंने डिटेल में इस वीडियो में यहां पर कवर किया है, उसे बिल्कुल चेकआउट करना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे फॉरेन कंट्रीज अभी इंडिया के पीछे पड़ गए। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आई जो शायद आपको नहीं पता थी, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.